चलिए हम लोग क्या पढ़ चुके थे, यानी कि हम लोगों ने प्रकाश की चाल समझ लिया था। सबसे ज़्यादा प्रकाश किस माध्यम में होती है? निर्वात में। ये विरल क्या है? विरल कुछ भी हो सकता है, जहाँ चाल कम होगी विरल, जहाँ चाल ज़्यादा होगी विरल हो जाएगा। निर्वात में कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर। पानी में 2,25,000 और कांच में 2 लाख। सही बात है ना। जब प्रकाश किरणें अगर सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा? सघन से विरल में जा रही है तो दूगो तो है, लहा दे रहा है सब। अभिलंब की और मुड़ जाएगी। सही है, क्यों मुड़ जाएगी? दूर। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा? अभिलंब से दूर मुड़ेगी। और जब प्रकाश किरण विरल सघन में आएगी तो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगी। समझे? सही है। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि यह एक कांच का स्लैब है, मंगाए हैं यार, ये क्या बोलते हैं सब, मिरर और लेंस सब ऑनलाइन किया, अभी तक आया ही नहीं। आएगा चार्ज बढ़ेगा तो दोगे ही नहीं सब। तो तुम कहाँ सोडियम कहाँ देखे? तुमने सोडियम कहाँ देख लिया? सोडियम में ब्लास्ट हो जाएगा। यहाँ ध्यान दो, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। और ये क्या है? ये कांच का स्लैब है। क्या है? कांच का क्या बोल सकते हैं इसको? कांच की क्या बोल सकते हैं? क्या बोलते हैं इसको? रोक देगा ना कल कैसे करेंगे? कांच की स्लैब, स्लैब लिखो, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? छोड़ो हटा, कोई दिक्कत नहीं, तो बुझा रहा है ना कांच की ये है। ठीक है, यहाँ देखिए ये कांच है, इसके बाहर सब क्या होगा? हाँ, हवा। तो हवा कौन सा माध्यम होता है? हवा कांच की अपेक्षा कौन सा माध्यम होगा? कौन सा माध्यम होगा? विरल होगा। दिमाग का लेवल बड़ा कम है बाबू। ठीक है, कुछ रहा है, देखो तो दिख रहा ना, उसमें दिख रहा ना विरल माध्यम। ये कांच है तो हवा की अपेक्षा ये क्या होगा? सघन माध्यम। क्या होगा ये? सघन माध्यम। कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ, प्रकाश किरण क्या आ रही है? विरल से सघन में आ रही है। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो किधर मुड़ती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। सही बात है, ऐसे अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। मुड़ गई। लेकिन एक बात मुझे बताओ, ये तो होता है आई और ये होता है आर। यहाँ पे आई और आर में क्या संबंध होगा? आर से। आई आर से बड़ा होगा। सही बात है। लेकिन चूंकि ये है क्या, एक पारदर्शी सतह है ना, तो जो किरणें यहाँ आई है फिर बाहर तो निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? तो ये फिर अंदर कौन सा माध्यम? देखिए बाहर कौन सा माध्यम? फिर हवा में है ना, तो फिर इधर हो गई विरल माध्यम, हो गई। तो अब जब किरणें यहाँ से आकर यहाँ जब टकराई है, ये टकराई है, तो यहाँ से कौन सा गया? ये क्या होगा फिर? अभिलंब। और अब बता, जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में आएगी तो किधर मुड़ेगी? अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। अब यहाँ पे आई और यहाँ पे, अब मुझे बताओ यहाँ आई और आर में क्या संबंध होगा? आर बड़ा होगा आई से। तो ये बात याद रखना है कि जब प्रकाश की किरणें, आई बड़ा होगा आर से कि आर बड़ा होगा आई से? तो ये बोलो कुछ भी, मतलब कुछ भी सुने बाबू। यहाँ देखिए वही ना, मतलब तुम पगला नहीं ना रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में आती है तो क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है।
इस कंडीशन में आई बड़ा हो जाएगा और आर छोटा हो जाएगा। लेकिन जब प्रकाश किरण सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर की ओर मुड़ जाती है। इस कंडीशन में आई छोटा हो जाएगा और आर बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन वही प्रकाश किरणें जब लंबवत निकलेगी, क्या निकलेगी, लंबवत जब पार करेगी किसी चीज को तो क्या होगा, बिना मुड़े वो सीधे बाहर निकल जाएगी, बिना मुड़े सीधे बाहर निकल जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए। नहीं ना, कुछ भी हो, लंबवत किरणों का प्रवर्तन या अपवर्तन नहीं होता है, ठीक। वैसे ना सीधे निकल के चल जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए। अब लिखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्श्विक विस्थापन। लिखिए। सर ये अनंत तक चली जाएगी। कौन? हाँ जाने दो इसको, जब तक उसकी पूरा ऊर्जा खत्म नहीं होगी तो जाएगी वो। ओके, इसको बोलते हैं सिल्ली। क्या बोलते हैं? सिल्ली बोलते हैं, कांच की सिल्ली, सिल्ली। हाँ, फोटो कल बनवा दिए थे शायद, बना दिए थे। अच्छा तो उतार लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत? तो अब लिखिए आप लोग पार्श्विक विस्थापन। क्या लिखिए? पार्श्विक विस्थापन। लैटरल, LATERAL, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान दो सब, यहाँ ध्यान दो, ठीक। और बतलाना, थोड़ा दिमाग से बोलना। लग रहा है जैसे कि सब गंवार लड़का बोल रहा है, बिना मतलब इलॉजिकल बात है, ऐसा कुछ बोलो जैसे जिसमें लॉजिक हो, है ना। चलिए यहाँ समझिए इस चीज को। एक बात देखो यहाँ पे, ये है एक कांच की सिल्ली, कांच की सिल्ली हो गया। और एक किरण जिसका नाम किरण होगा ना, वो बेचारी कितनी, उसको कितना सुरक्षा होगा यार। हम उसका रोज नाम लेते हैं बेचारी का। एक बात समझे यहाँ पे, सोचो, ये जो किरण है वो कैसे जाएगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी ना। ये बेचारी अभिलंब की ओर तो मुड़ गई, मन किया तो मुड़ गई, क्या दिक्कत है? फिर यहाँ क्या बन जाएगा? लेकिन अब यहाँ क्या हो जाएगी? अभिलंब से दूर मुड़ेगी। लेकिन एक बात मुझे बताओ, ये मुड़ाव हो क्यों रहा है? ये हो क्यों रहा है? माध्यम बदलाव हो रहा है। सोचो जरा कि हम क्या करते, इस स्लैब को यहाँ से हटा देते। सुनो ध्यान से समझो, मतलब बखोरी झाड़ देंगे तुम्हारा, ठीक है। इसको, इस स्लैब को यहाँ से हटा देते हैं। अब बताओ किरणें मुड़ती कि नहीं मुड़ती? तब किरणें कैसे जाती? ऐसे निकल जाती क्या? पक्का? हाँ। लेकिन तुमको जाना था फुआ के घर और तुम चले गए ससुरारी, तो भटक गए ना। अब मुझे बताओ, इसको जाना था कहाँ? यहाँ पहुँच गई, यहाँ तो रास्ता भटकी है ना। तो अपने रास्ते से जितनी दूरी वो डिस्प्लेस हुई है, वास्तविक रास्ते से जितना दूर वो डिस्प्लेस हुई है, इसी की लंबवत दूरी को हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। यहाँ एक चीज़ समझ लो, यहाँ से एक चीज़ तुम्हें मिलेगा, इसको बोलते हैं आपतित किरण, और इसको तो क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। लेकिन अब इसे फिर क्या बोलेंगे? आपतित मतलब क्या होता है? तो सब कहाँ पढ़ रहा है, सब हमको बुझा ही नहीं रहा। ये आपतित कैसे हो जाएगी? तो कहाँ प्रकाश तो यहाँ पे है ना, तो ये फिर ये भी आपतित होगी, ये भी, तब सब आपतित हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ देखिए, ये तो हो गई अपवर्तित, लेकिन ये किरण बाहर निकल रही है ना, तो इसको बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। थोड़ा ध्यान से समझो सब यार। तो आपतित तो नहीं ना बोलेंगे, कम से कम ये तो नहीं ना बोलते, अपवर्तित बोल सकते थे, कम से कम अपवर्तित तो बोल सकते थे कि हाँ ये भी बाहर करके अपवर्तित है। देखिए आपतित कैसे भाई? आपतित तो स्रोत से निकल के आती है। देखो नीचे दिख रहा है ना, दिख रहा है तो हाँ बोलते हैं। देखते हैं जब करते हैं वीडियो एडिट, नीचे नीचे देखते हैं सब कट गया है, ऊपर सब कट गया है, तो सब हाँ खाली बोलते रहते हैं। इमरजेंट
निर्गत किरण, इमर्जेंट रे। बात समझ रही है? तो याद रखना कि जो किरणें ग्लास स्लैब से बाहर निकल जाती है उसको फिर हम अपवर्तित नहीं कहते हैं, उसको हम नया नाम दे देते हैं, निर्गत नाम दे देते हैं। इस तरह यहाँ जो कोण भी बनेगा, जो कोण भी यहाँ बनेगा उसको भी अब अपवर्तन कोण नहीं कहेंगे, निर्गत कोण कहेंगे। बात समझ रहे हो? ठीक, इसका संकेत ई है ना, तो इसका संकेत ई हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखिए, इसको बोलेंगे कौन सी किरण, लेकिन ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। तो आपतित किरण, ध्यान से रट्टा नहीं मारना, साइंस पर रट्टा नहीं मारना। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लांबिक दूरी को, लांबिक समझ रहे हो ना, लंबवत दूरी, लांबिक दूरी को हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं बाबू? पार्श्विक विस्थापन। याद रखोगे? क्या याद रखोगे? कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लांबिक दूरी को या लंबवत दूरी को हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। याद रखोगे? रखोगे ना? टंगड़ी तोड़ देंगे मार के। चलो लिखो। बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? पार्श्विक विस्थापन। किसे कहते हैं पार्श्विक विस्थापन? लांबिक दूरी को। किस दूरी को? लांबिक दूरी को क्या कहेंगे? पार्श्विक विस्थापन। क्या कहेंगे? पार्श्विक विस्थापन। ये किसके कारण हुआ? सिल्ली के द्वारा। बर्फ है, कांच की सिल्ली, कांच की सिल्ली। ठीक है, लिखो अब लिखो पार्श्विक विस्थापन। बोले लिखो। कहाँ गया? सही है? सही ना? यहाँ ध्यान दीजिए, ये है आई, तो ये है आर, फिर ये होगी आई, लेकिन अब ई आर नहीं होगी, ये होगी ई। और याद रखिएगा कि इस तरह एंगल आई जो होता है वो एंगल ई के हो जाता है बराबर। ये बात याद रखिएगा, एंगल आई जो होगा एंगल ई के बराबर होता है, लेकिन आर के भी बराबर नहीं होता है। ई और आई बराबर हो जाते हैं आपस में। एंगल ई छोटा हो जाएगा आर। ठीक है, वो तो अपने जो भी होंगे लेकिन आई और ई हमेशा बराबर हो जाएंगे, इसलिए नोट कर लीजिए। नोट में पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन निम्नलिखित चीजों पर निर्भर करता है। नंबर एक सिल्ली की चौड़ाई। नंबर एक सिल्ली की चौड़ाई। यदि सिल्ली की चौड़ाई अधिक होगी, ये रोग चिंता के बारे में लिखो। यदि सिल्ली की चौड़ाई अधिक होगी, यदि सिल्ली की चौड़ाई अधिक होगी तो पार्श्विक विस्थापन भी अधिक होगा, तो पार्श्विक विस्थापन भी अधिक होगा। अधिक होगा। तो अगर पतला होगा तो क्या बोल रहा है बोलोगे? तो ये बोलो तो हम पतला हो तो पतला मतलब दिमाग हैंग नहीं ना हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो अगर सिल्ली चौड़ी होगी, मोटी होगी सिल्ली, तो विस्थापन ज़्यादा होगा, और कम होगी तो विस्थापन कम होगा। तो दिक्कत। नंबर 2 आपतन कोण पर। नंबर 2 आपतन कोण पर। देखो फटाफट, आपतन कोण पर, आपतन कोण पर बोले, आपतन कोण पर। देखिए आपतन कोण के बढ़ने पर, आपतन कोण के बढ़ने पर पार्श्विक विस्थापन का मान बढ़ता है। लिखिए अगला नोट। देखिए किसी कमरे की खिड़की से, किसी कमरे की खिड़की में लगे, किसी कमरे के खिड़की में लगे,
किसी कमरे के खिड़की में लगे कांच से बाहर देखने पर हमें अपवर्तन या पार्श्विक विस्थापन का अनुभव नहीं हो पाता है क्योंकि खिड़की में लगी कांच क्या होती है का अनुभव नहीं हो पाता है क्योंकि खिड़की में लगी कांच क्या होती है बहुत पतली होती है लगी कांच पतली होती है क्या होती है पतली तो वही ना हम लोग पढ़े कांच पतला हो तो विस्थापन भी कम होगा कोई दिक्कत तो समझ आई बात कि अगर हम खिड़की से बाहर देखेंगे तो बाहर का चीज हमें उठा हुआ दिखाई नहीं देता है कारण क्या है कि जो कांच लगा हुआ है खिड़की में वो क्या है वो पतला है कोई दिक्कत यहाँ तक लिखिए अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं क्या कहते हैं सुनो ध्यान से निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं ठीक है लिखिए निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं नांक कहते हैं लिखिए नीचे से प्रकाश सिंह करके यदि इसे लिखो प्रकाश सिंह इसे n द्वारा सूचित करते हैं ठीक है लिखिए नीचे से प्रकाश नहीं करके पूरा प्रकाश नहीं करके यदि निर्वात में प्रकाश की चाल C हो तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल CM हो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल CM हो CMS लिखेंगे CM हो तो अपवर्तनांक नीचे से तो अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाएगा C बट्टा CM C क्या है ये C क्या है बताओ किसमें निर्वात में आधा अधूरा ही बोलोगे आधा ही काम करोगे क्या कोई भी और ये CM क्या है माध्यम में प्रकाश की चाल तू वो आधे बोल रहा है बकवास सब तो सब पगला वाला नहीं जा रहा है सब ठीक है कैसे
यहाँ पूछे ना कैसे मतलब यहाँ बता रहे हैं तो क्या कल रट्टा मार के आएगा? यहाँ समझ में समझे, इसका मतलब रट्टा मार के तो सब पढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अगर निर्वात प्रकाश की चाल c हो और माध्यम प्रकाश की चाल cm हो तो n बराबर क्या हो जाएगा? c/cm हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? सही है। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। देखिए, कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? अब कांच बहुत टाइप का, हम सब टाइप की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जिसको पढ़े उसी की बात करेंगे। ठीक है ना? कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? कोई दिक्कत? यहाँ ध्यान दो, ये क्या है? सी क्या है ये? तो यानी कि चूंकि हम जानते हैं, हम तो सब जानते हैं कि C बराबर कितना होता है? बताओ, C का मान कितना होता है? 3 लाख। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ उसके लिए, लड़का के लिए। 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। cm, यहाँ पे माध्यम क्या है? पढ़ो, माध्यम दिया हुआ है, किसमें निकालना है? कांच। तो कांच का इंग्लिश क्या होता है? ग्लास होता है। कांच का इंग्लिश क्या होता है? ग्लास। तो यहाँ पे C और m के बदले में क्या लिख दोगे? G, ग्लास। हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ग्लास में कांच की चाल कितनी होती है? 2 लाख। ये याद होगा तभी बन जाएगा आराम से। 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें n निकालना है, n बराबर वाट। सही है। चलिए, तो n बराबर क्या होता है सूत्र? क्योंकि n बराबर c/cm, लेकिन हमें किसका अपवर्तनांक निकलना है? ग्लास का। तो यहाँ Ng कर दो। जी से क्या पता चल गया कि अपवर्तनांक निकल, लेकिन किसका? ग्लास का। ठीक, चलो तो यहाँ देखो, तो n का बदले में Ng होगा। c तो बेचारा c रहेगा सबके लिए, लेकिन यहाँ पे m के बदले में क्या हो जाएगा? Cg। चलो तो Ng छोड़िए, बताइए c का वैल्यू कितना होता है? 3 में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और Cg का मान कितना है? 2 गुने 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ कटेगा क्या? 10 कट गया। 3/2, 3 का दिया कितना होता है? 3 का दिया 1.5। तो याद रहेगा कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है? 1.5 होता है। कितना होता है? 1.5 होता है। मतलब कि इसका समझ, इसका मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यदि प्रकाश की किरणें मतलब कि निर्वात से अगर कांच में आएगी तो उसकी जो चाल होगी वो 1.5 गुनी कम हो जाएगी। कितनी? 1.5 गुनी कम हो जाएगी। उतना वो कम कर देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कौन? हाँ, 3/2। तो कर दो 3/2। सही बात है। इसका मतलब समझ लो। और कोई पूछे कि इसका मतलब क्या है, कि मतलब मान लो प्रकाश इतना, तो क्या बताओगे? तो बतलाना कि प्रकाश जो हम लोग किसके साथ तुलना कर रहे हैं? निर्वात के साथ। तो बतलाएंगे कि जब प्रकाश की निर्वात से उस माध्यम में जाएगी तो उसकी चाल जितना दिया होगा अपवर्तनांक उतनी कम हो जाएगी। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। कितना? किसका? हीरा का। हीरा का होता है 2.42 सबसे ज्यादा। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें कम होगी? हीरा में कम होगी। ठीक, जिस माध्यम प्रकाश की चाल कम होगी वो माध्यम सघन कहलाता है। क्या कहता है? सघन कहलाता है। तो दिक्कत? और ये बतलाता है कि प्रकाश की चाल उस माध्यम में कितनी कम होने वाली है। कितनी कम? तो इसमें कितना कम हो जाएगा? 2.42 गुना कम हो जाएगा। समझिए बात? इसमें कितना कम हुआ? 1.5 गुना कम हुआ। कोई दिक्कत? बुझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये बात याद रखना। ठीक है, लिखिए नोट में। उतारना? हाँ उतार लो, उतार लो। हो गया? लिखिए, हीरा का अपवर्तनांक, नोट में लिखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा यानी 2.42 होता है। 2.4। वायु में प्रकाश की चाल
वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल चाल 1.0003 0003 3 टाइम्स 0 होता है, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल के, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल के लगभग बराबर है ना, थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, तो कल हम लोग पढ़ेंगे अपेक्षिक अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल बनाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जुड़े रहें, आपका भी कल्याण हो ही जाएगा। ठीक है, बाय बाय।